Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for this 1-hour workshop related to quality management system and food management system, ISO standard 9001, 2015 and ISO 22000. Well, a very warm welcome all of you for attending this Omni Academy 1-hour workshop, which is very helpful not only for your personal life but as far as the professional life. As far as concerned about my introduction, my name is Afaq Ahmed and I'm a lead auditor of ISO 9001 Social Compliance Management System, Health and Safety Management System, Food Safety Management System. By qualification, I am MBA, Marketing and Finance. Overall, I have 11 years of experience, currently working in a certification company. I have managing and conducting more than 250 training. I'm a certified trainer as well, a UK-based certified trainer to conduct many trainings related to ISO standards and soft skills. Now, I would like to ask about yourself regarding the introduction. आपका नाम क्या है, आपका background थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं, और इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो अगर मैं रिक्वेस्ट करूं मिस्टर फैजान साहब, अगर आप अपना माइक जो है वो यूज करें. हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, फैजान हैं, हैदर सईद हैं. वालेकुम अस्सलाम. थोड़ी सी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, रिपीट कीजिएगा फैजान के आप. जी फैजान, आ रही है क्लियर आवाज? जी अब बेहतर है, थैंक यू. मैं कह रहा था कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग की है कराची यूनिवर्सिटी से. ठीक है. उसके बाद मैंने सेफ्टी का हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट का कोर्स किया है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीटेक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल असेसमेंट सेंटर शारा फैसल पे. वहाँ से सेफ्टी का कोर्स किया है. अब मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ स्किल टेक इंटरनेशनल. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू. तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से कोई नॉलेज है आपको इससे पहले? मैंने जो है ना बस थोड़ा बहुत पढ़ा था. सेफ्टी का जब मैं कोर्स कर रहा था उसमें मैं थोड़ा बहुत क्वालिटी की मैनेजमेंट सिस्टम मतलब पढ़े थे इसके बारे में. ऐसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, इसलिए मैंने थोड़ी वर्कशॉप के लिए मैंने अप्लाई किया था कि नॉलेज हो जाएगी इसकी. ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर है, आप ले सकते हैं उसकी बताओ. अच्छा हैदर साहब, अगर आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा नाम हैदर सईद खान है. मैं कराची ग्रामर स्कूल का स्टूडेंट हूँ करंटली एंड आई एम डूइंग माय ए लेवल्स A2 में हूँ करंटली. और मैंने ये लेने का इसलिए फ़ैसला किया कि ये एक अच्छा प्रीरिक्विजिट है. अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको नो हाउ इन चीज़ों की होनी चाहिए, स्पेशली फॉर एग्जांपल IPA वगैरह. क्या अभी आपकी करंट एजुकेशन क्या है? अभी A2 में हूँ मैं. बिल्कुल आपने सही कहा कि ISO की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कुछ कंपनीज में जो ISO सर्टिफाइड है. तो गाइस, ये जो वर्कशॉप होती है हम इसमें कोशिश करते हैं कि ISO 9000 ISO के स्टैंडर्ड्स के हवाले से आपको तो गाइड कर सकें. और क्योंकि ISO का नाम आपने सुना होगा और मुझे बताते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान में अब ISO का बहुत स्कोप है. असल में अब ISO की काफ़ी कंपनियां सर्टिफिकेशन करवाती हैं, तो उन्हें कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि ISO की सर्टिफिकेशन को अपनी ऑडिट करवा सकें, अपनी कंपनी में लोगों को ट्रेन कर सकें. तो सिनेरियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा और ये इंटरैक्टिव वर्कशॉप है. ऐसी वर्कशॉप नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे. ये इंटरैक्टिव वर्कशॉप. तो मुझे बताइए कि जब वर्ड क्वालिटी आपके माइंड में आता है तो क्या चीज़ दिमाग में आती है?
क्या मीनिंग आती है? क्या बात आपके दिमाग में, क्या परसेप्शन आती है, डेवलप होती है जब क्वालिटी? मैं कहूँगा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। वेल सेड, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मैं कहूँगा कि परफेक्शन और एक्यूरेसी मैंने क्वालिटी नहीं करेंगे। ओके, बिल्कुल ऐसे ही है। क्वालिटी का मतलब होता है द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ऑफ अ कंज्यूमर। वो कंज्यूमर आपका जो है वो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, और B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर भी होता है। क्लाइंट भी हो सकता है जो कि आपसे बल्क में चीजें ले रहे हैं। अभी आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है उसमें आप देख रहे होंगे कि क्वालिटी जो है वो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी एक तरह का अवार्ड है। उस अवार्ड के पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि सर्विसेज, जैसे कि सिस्टमैटिक, एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन, क्रेडिबिलिटी, मीटिंग। ये तमाम चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो अल्टीमेटली जो चीज़ इंक्रीज होगी दैट इज कॉल्ड क्वालिटी। और हर कंपनी, चाहे वो प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी हो या सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, अपनी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए सबसे ज्यादा मदद कर रही है, सबसे ज्यादा काम कर रही है। कोई भी कंपनी ये कभी भी नहीं चाहती कि उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों का कराची में बेस्ट फूड एरिया कौन सा, वहां पर आप फूड एंजॉय करने जाना चाहते हैं? कोई एक प्लेस बताइए जिसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। अगर फैजान बता दें तो हैदर भी बता दें। मैकडॉनल्ड्स एंड KFC जो है ना, ये क्वालिटी का प्रोडक्ट है। फैजान कह रहे हैं मैकडॉनल्ड्स और KFC, ठीक है। और हैदर आप बताइए। मैं भी यही कहूँगा। कोई और चूज कर सकते हैं, देन हम उस पर एक वर्कशॉप, मतलब एक एक्टिविटी हम उस पर। कौन सा आपका फेवरेट ऐसी जगह है जहां पर आप जो है वो फूड का जो डिसीजन बहुत इजीली आप ले? बर्गर किंग। ओके, व्हाई बर्गर किंग? खाना अच्छा होता है बहुत। yes. और अच्छे की डेफिनेशन क्या है आपके पास, मतलब आपके अंदर ये अच्छे की डेफिनेशन क्या है? ऐसे टेस्टी और टेस्टी। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, और आप बताइए फैजान, आप क्यों मैकडॉनल्ड या KFC को जो है वो कंसिडर करते हैं? टेस्ट उसका अच्छा होगा और जो बना रहे होते हैं सामने ही नजर आता है कि कितनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, अच्छा लग रहा सारी चीजें नजर आ रही होती, तो इस वजह से। ऑलराइट। हमारे साथ उरूसा भी मौजूद है। उरूसा, मुझे बताइए आपका कौन सा फेवरेट प्लेस है कराची में खाने के हवाले से, फूड के हवाले से, जहां आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाना पसंद करते हैं? अगर आप अनम्यूट करके हमें इस बात को जवाब दें, फिर हम इस क्वालिटी वाले पार्ट को कवर करते रहेंगे। उरूसा, आपको आवाज आ रही है? फैजान, जो मैकडॉनल्ड चूज किया और बर्गर किंग चूज किए, तो उसके पीछे आपने उसकी खसूसियात या उसकी स्पेशलिटी बताई कि फूड सेफ्टी के हवाले से वो बहुत अच्छे जो है वो उनके फूड सेफ्टी के हवाले से उनके मेजर्स बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा जो है
एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई खास जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, और स्टैंडर्ड्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो ISO से ड्राइव होते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब है कि किसी भी हवाले से जब आप क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं, क्वालिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ड्राइविंग फोर्स जो है वो स्टार्ट करना होती है। कुछ इस तरह के चीजें आपको अट्रैक्ट करना होती हैं कि कस्टमर्स आपके अट्रैक्ट हो टुवर्ड्स योर क्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज ISO। तो आप लोगों को आइडिया है व्हाट इज ISO? ISO क्या है? बेसिकली ISO के हवाले से मैं आपको गाइड करना चाहूंगा। ISO 1947 में, यानी जिस साल पाकिस्तान वजूद में आया, ISO भी उसी साल आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसकी एक बहुत बड़ी रीजन थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही हुई, और ना सिर्फ तबाही हुई बल्कि पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के हवाले से चीजें थी वो काफी बैकवर्ड चली गई। जिस तरीके से अभी कोविड-19 की वजह से पिछले 3 से 4 महीने में हेल्थ के अलावा कहीं पे भी एडवांसमेंट या रिसर्च पे काम नहीं हो सकता, सिर्फ हेल्थ इंडस्ट्री में ही काम बहुत ज्यादा हुआ है। पूरी दुनिया ने बहुत बुरा चीजें इफेक्ट फेस किए। सिमिलरली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट्स थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा दुनिया पे इम्पैक्ट हुए। पूरी दुनिया ने ये चीज़ महसूस की कि उनके पास कोई स्टैंडर्ड हो, उनके पास कोई यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर वो बैठकर अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। तो सबसे पहले तो वजूद में आया UN, यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशंस ने डिफरेंट सब कमिटीज़ बनाई जिसमें एक ISO भी उन्होंने तजवीज़ की कि पूरी दुनिया में क्वालिटी के हवाले से, यानी उससे पहले क्वालिटी के हवाले से एशियन कंट्रीज़ की डेफिनेशन अलग थी, यूरोपियन कंट्रीज की डेफिनेशन अलग थी, अमेरिकन कंट्रीज और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज सबकी डेफिनेशन अलग थी। क्यों? क्योंकि दुनिया में लोग जो ममालिक या जो कंट्रीज थी वो आपस में इंटरेक्ट कम करती हैं, क्योंकि मीडियम ऑफ इंटरेक्शन कम से। फिर UN ने कहा कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हर मुल्क की एक नुमाइंदगी हो, पार्टिसिपेशन हो, और वो वहाँ पर बैठ के ना सिर्फ अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सके बल्कि बेहतरी या एडवांसमेंट की। 23 फरवरी 1947 में जेनेवा स्विट्जरलैंड की वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले ISO का वजूद में आया। ISO ने तकरीबन अब तक नियर और लेस 22,654 स्टैंडर्ड बना दिए हैं अब तक, और तकरीबन हर इंडस्ट्री के हवाले से ISO का स्टैंडर्ड है। अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री की बात करें ISO का स्टैंडर्ड है, हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें ISO 45,000 है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या IT के हवाले से बात करें काफ़ी स्टैंडर्ड है जैसे कि ISO 27,001, ISO 20,001, एजुकेशन सेक्टर की बात करें ISO 21,000। इसी तरीके से ISO 9000 was established specifically for quality, यानी क्वालिटी की जितनी बात होगी वो 9000 के अंडर अम्ब्रेला होगा। ISO किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ISO जो है उसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी ऐसा तंजीम या ऐसा इदारा जो कि सिर्फ उसका काम हो स्टैंडर्ड मेकिंग। ये एक NGO है, इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और ISO ग्रीक वर्ड एजोस से निकल के बना, इसका मतलब है इक्वल। ISO 9000 की अगर हम बात करें तो जो ये ISO 9001 देख रहे हैं दैट इज डिनोमिनेटेड बाय क्वालिटी दैट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी सीरीज। यानी जैसे कि आप मुझसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, मैं कहता हूँ मेरा नाम अहमद है, तो आप पूछेंगे अहमद क्यों है, तो मैं कहूँगा कि घर वालों को पसंद था, मीनिंग अच्छी थी, यही वजह है कि मुझे अहमद के नाम से पुकारा और लिखा जाता है। इसी तरीके से ISO में जो क्वालिटी की सीरीज है, हर इंडस्ट्री को एक सीरीज दी गई है, क्वालिटी की सीरीज को ISO 9000 में लिखा जाता है। 2015 है ईयर ऑफ पब्लिश, यानी जिस साल ये पब्लिश हुआ उस साल ISO का जो इदारा है ISO ने जिस साल में स्टैंडर्ड पब्लिश होता है वो इस जगह पे लिखा जाता है। यानी इससे पहले 2008 का स्टैंडर्ड था तो ISO 9001 2008 कहते थे,
उससे पहले 2000 था तो ISO 9001 2000 कहते थे, उससे पहले 1994 था तो ISO 9001 1994 कहते हैं। तो इस तरीके से चीजें आगे चल रही है। नीट क्यों जरूरत पेश आती है? बेसिकली ISO 9001 या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं, इसकी दो वजूहत। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वजह है क्यों कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड होती हैं, तो सिंपली इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह यह है कि कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करती है, और सेकंड यह है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। यानी कंपनी चाहती है कि उसकी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो, कस्टमर की जो अटैचमेंट है आपके ब्रांड से, आपकी प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से, वो लॉन्ग लास्टिंग है। और सेकंड चीज ये है कि आपकी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होती रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी हम सर्विसेज कंपनीज की जो हैं वो इम्प्रूव भी होती हैं। आज से पहले जो आप सोप इस्तेमाल कर रहे थे, आप हैंड वॉश आ गया है, सैनिटाइजर आ गया है। आप अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो पहले आपको बैंक जाना पड़ता था हर छोटे बड़े काम के लिए, आज मोबाइल एप्लीकेशन आ गई है, ATMs आ गए। पॉइंट इज कि आपकी सर्विसेज जैसे जैसे इंप्रूव होती हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है। पर्पस ये है कि कोई भी कंपनी ISO 9001 दो वजूहत की बिना पे लेती है। पाकिस्तान में ये स्टैंडर्ड वॉलंटियर है, यानी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी कंपनी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP में रजिस्टर्ड हो, आपका नेशनल टैक्सेशन नंबर बना हुआ हो, आपका ऑफिशियल बैंक अकाउंट हो विद रिस्पेक्ट टू योर कंपनी, और आपकी कंपनी जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर है। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ISO 9001 is not a mandatory requirement for a company. However, it's a mandatory requirement in different countries. कुछ countries ऐसी हैं जिन्होंने ISO 9001 को mandatory requirement का नाम दिया हुआ है, यानी वहाँ पे mandatory है कि जो भी कंपनी खुलेगी वो ISO 9001 पर सर्टिफाइड होगी। स्ट्रक्चर ISO 9001 का जो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, 10 क्लॉजेस होती हैं इसमें, इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बेनिफिट ये होता है ISO 9000 का सबसे बड़ा कि आपकी जो वेस्ट रिडक्शन है या आपकी क्वालिटी इनहेंसमेंट है वो इनहेंस होती है। आपकी जो वेस्ट है, वेस्ट मीन्स सिर्फ कचरा या नॉन यूजेबल आइटम नहीं, वेस्ट में आपकी एनर्जी भी आ जाती है, वेस्ट में आपकी लेबर भी आ जाती है। एक काम जो पहले 50 लेबर कर रहा होता है वो आप रिड्यूस करके 25 लेबर के साथ इफेक्टिवली मेंटेन कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्ट्रांग होती है, आपका टाइम यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो बेसिकली ISO 9001 के 7 पिलर्स हैं या प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के बगैर कोई भी स्टैंडर्ड काम इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। पहला प्रिंसिपल है ISO 9001 का कस्टमर फोकस, यानी आपके जो कस्टमर है वो आपके साथ कनेक्ट रहें और आप कस्टमर के साथ उसकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन को हाईलाइट करते रहें और उस कस्टमर की नीड एंड एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करें। कस्टमर फोकस होने के लिए कंपनीज को कनेक्ट करने के लिए किस तरीके से कनेक्ट की जा सकती है, करती है लाइक फीडबैक ले सकती है वो अपने कस्टमर से, सर्वे, कंप्लेन हैंडलिंग, कंप्लेन प्रोसेस, ये तमाम वो मीडियम है जिसके जरिए कंपनी पॉजिटिवली इंटरेक्ट करती है। ऐसी कंपनी जिसमें कंप्लेन हैंडलिंग का प्रोसीजर ना हो, फीडबैक देने का रिवाज ना हो, वो कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंपनी ने लीडरशिप को बहुत अहम रोल किया है। लीडरशिप के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ISO 9001 में डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी करार दी गई है। तो ISO 9001 लीडरशिप को कहता है कि वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हों और अपना रोल प्ले, एक्टिव रोल प्ले करें। लीडरशिप कमिटमेंट किस तरीके से आ सकती है कि जब भी ISO 9001 के हवाले से मिनट्स या मीटिंग हो तो उसमें लीडरशिप पार्टिसिपेट करे। जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हो लीडरशिप की नॉलेज में हो, लीडरशिप के अप्रूवल के बगैर डिसीजन मेकिंग ना हो। नंबर 3 है एंगेजमेंट ऑफ पीपल।
इंगेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब ये कि आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो आपस में इंगेज रहें। इंगेज का मतलब पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो। जिस तरीके से नॉर्मल कंपनीज में एक मिसहैप होता है कि प्रोडक्शन के जो लोग हैं वो मार्केटिंग से जो है वो कम्युनिकेशन में नहीं होते, तो इस तरीके से ISO 9001 कहता है कि आपको मीटिंग्स करनी है। मीटिंग्स में तमाम प्रोडक्शन के, प्रोसेस के, परचेज के, HR के तमाम जो लोग हैं उनका कोई ना कोई नुमाइंदा आपके पास है, ताकि वो एक दूसरे से मिलकर काम करें और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें और एक दूसरे से इंटर रिलेट। प्रोसेस अप्रोच के लिए मैं एक स्लाइड आगे लेके जाऊंगा, दैट इज TDCS साइकिल। यानी कोई भी काम करें तो उससे पहले प्लान करें, डू करें, चेक करें और एक्ट करें। जैसे कि इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आपने भी पहले प्लान किया होगा, समटाइम्स एक हफ्ते पहले प्लान किया होगा, समटाइम्स 2 दिन पहले या आज सुबह, या जब भी आपने प्लान किया होगा। प्लान में आपने 2 काम किए होंगे। एक आपने पॉलिसी, यानी आपने सोचा होगा कि मैं इस वर्कशॉप से किस तरह फायदा उठा सकता हूँ, क्या नॉलेज मुझे लेनी है, तो अपनी कुछ पॉलिसी माइंड में रखा हुआ, ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ। मैंने भी आपसे इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव पूछा था। सेकंड चीज प्लानिंग। आपने कोशिश की होगी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम मैं कोई और काम ना करूँ, मैं वाईफाई प्रॉपर इस्तेमाल करूँ, मैं अपने मोबाइल को चार्ज करूँ, वो पूरी प्लानिंग की होगी और इस फोकस होके इस वर्कशॉप का हिस्सा होगी। डू पार्ट आप अभी कर रहे हैं, यानी आप अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी आपने जो सोचा था उसको अमली जामा पहना रहे हैं या प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब ये है कि आप ये देखते हैं कि इस कोर्स को हासिल करने के बाद मैं किस तरीके से अपनी रिज्यूमे अपडेट कर सकता हूँ, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे, और अपने इस प्लान को इम्प्लीमेंट। फिर आता है चेक पार्ट। चेक पार्ट में आप डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे जिनके पास सर्टिफाइड ऑडिटर हैं, आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जिनके पास ऑडिटिंग के हवाले से एक्सपीरियंस है, उनसे आप डिस्कशन करते हैं, मालूमात लेते हैं, मालूमात का तबादला करते हैं और परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यानी आपने अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी इस वर्कशॉप के हवाले से, उस वर्कशॉप के बाद आप ये सोचते हैं कि यार मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, और मैं कर सकता हूँ। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, हम इसमें एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। फिर आप एक्ट करते हैं कि इसके पूरा एडमिशन लेते हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी पढ़ने में, और लेसन लर्न, जो इसमें एक्टिविटीज़ या जो इसमें आपको लेसन सिखाए जाएंगे आप उन्हें उसको लर्न करना, ताकि आप जब प्रैक्टिकली किसी कंपनी में काम करें तो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। कमिंग बैक टू दी प्रोसेस अप्रोच, दैट वाज द पार्ट ऑफ प्रोसेस अप्रोच। देन हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका की फैक्टर भी है ISO 9001। इम्प्रूवमेंट से आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी में किस डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब कंपनीज आज से कुछ साल पहले ATMs पे काम कर रही थी तो उन्हें ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरीके से आवाम को इस बात के लिए आमादा करेंगे कि वो ATM से पैसे निकालें रादर देन बैंक से पैसे निकालें। तो उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के तहत डिफरेंट पोस्टर्स बनवाए। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट का एस्पेक्ट था। उन्हें कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करना। तो वो मोटिवेशन का सोर्स क्या था? एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, पम्फलेट भी हो सकते हैं। आप बैंक में जाते हैं तो डिफरेंट पिक्चर्स लगी होती हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज की वो इंडोर्समेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट। नंबर 6 है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। यानी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी डिसीजन लेगा तो किसी एविडेंस की बेसिस पे लेगा। यानी अगर मैं कहता हूँ कि हमें इस साल सेल्स को इंक्रीज करना है और हमें नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो ये जो डिसीजन है नई प्रोडक्ट का, ये विश लिस्ट की बेस पे ना, किसी एविडेंस की बेस पे या डेटा की बेस पे। ठीक है। और लास्ट है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टेक होल्डर के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग।
ठीक है जी। तो ये 7 पॉइंट थे, और जो हमारी ये वर्कशॉप, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, ये पूरी सर्टिफिकेशन है, ये 8 वीक्स की होती है। इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, लाइक इसमें हम जो है वो इंटरनल ऑडिट करना भी सिखाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज भी बताते हैं, और डिफरेंट जो है वो आपको जो है वो फॉर्मेट आपसे शेयर करते हैं। इसके अलावा आपको जो है वर्चुअल टूर कराते हैं, यानी वीडियोस के जरिए बताते, डिफरेंट इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, ISO 9000 का स्टैंडर्ड पढ़ाते हैं, उसका एग्जाम होता है। और ओमनी एकेडमी PECB जो कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, उसकी प्रिपरेशन भी कराती है, जो कि आपको ये अमेरिकन बेसिक सर्टिफिकेशन है जो कि आपको मिल सकती है। उसकी प्रिपरेशन, इस कोर्स के बाद आप उसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फीस भर सकते हैं। तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन हमारा जो डिपार्टमेंट है वो आपकी मदद करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सिंध टेक्निकल बोर्ड से हम सर्टिफाइड हैं, SDC से सर्टिफाइड है। और ये जो पूरी ट्रेनिंग है ये ALT यानी एक्सिलरेटेड लर्निंग टेक्निक्स, ये यूके बेस एक्रेडिटेशन है, उसके तहत पढ़ाई जा रही होती है। यानी ऐसा नहीं है कि हम आपसे सिर्फ आपको पढ़ाते ही रहेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज करवाएंगे, डिफरेंट आपको रोल प्लेस करवाएंगे, असाइनमेंट्स देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। क्लासेस जो होती हैं वो सैटरडे और संडे को होती हैं। टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, लाइक अभी भी हमारा एक सेशन चल रहा है जो उसको हम 2 PM से 4 PM तक करते हैं, नॉर्मली सैटरडे संडे। तो आप अपनी जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप टाइम स्लॉट जो है वो कर सकते हैं। कोर्स फीस की इंफॉर्मेशन और डिफरेंट चीज़ों के लिए आप हमारे जो नंबर्स हैं, इस नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपकी खदमत के लिए मौजूद हैं, आपको आपकी पूरी को आंसर करेंगे, आपको बेस्ट फैसिलिटेशन। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अब तक। कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन फैजान और हैदर? बस ये कि ये हफ्ते में 2 क्लासेस ही होंगी, तो लाइक 16 क्लासेस टोटल। जी बिल्कुल, टोटल 16 क्लासेस होंगी। इसके जो आवर्स हैं वो भी 32 हैं। 32 आवर्स, हमारा 2 घंटे की है। बिल्कुल सही है, मैं देखता हूँ। सिर्फ सैटरडे की क्लास भी ले सकते हैं, सिर्फ संडे क्लास भी ले सकते हैं। कुछ लोगों की सैटरडे ऑफ नहीं होती, तो उनके लिए सैटरडे संडे जो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है बिल्कुल। अच्छा सही है, ओके। रजिस्ट्रेशन के लिए ये जो हमारे नंबर्स हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हैदर, एनी क्वेश्चंस? अब ये आपका अपना नंबर है, ये जो 0337 है? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव का नंबर है, आप उनसे ही कांटेक्ट कर लेंगे तो वो आपकी रहनुमाई करेंगे। ओके। ये बता दें सर, आपने आउटलाइन भी बताई थी। आउटलाइन किस चीज की? ये कंटेंट है ना, ये मैंने बताया ना। इसके बेसिकली ISO 9001 की 10 क्लॉजेस हैं, और ये कंटेंट है जो कवर कराया जाएगा। ये पूरा जिसे कहते हैं ना, थॉरली आपको समझाया जाएगा। ठीक है, टेन क्लॉजेस हैं, और ये क्लॉज आपको पढ़ाई जाएंगी। आप गूगल से स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको यही चीजें मिलेंगी। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस? आपको ईमेल आईडी चाहिए मेरी? नहीं, आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो ईमेल आईडी जो है ना, इस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स अपनी ले सकते हैं। इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को नंबर गिवन है जिस पे अभी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ था, आप उस पे मैं अभी साइड डिटेल्स डाल दूंगी। रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह जो भी है वो आप सारा मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसी नंबर पे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, जवेरिया है हमारी टीम लीडर, और वो आपको जो है वो कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा आप इनसे, आपको इंशाल्लाह बेस्ट फैसिलिटेट कर देंगे।
ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी 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 प्लीज। फैजान आपकी आवाज नहीं है। 2015 पहले का आया था, 2011 या मतलब इससे जो चेंज होता रहता है, ये इसमें क्या फर्क होता है? आप ये कह रहे हैं कि 2008 में और 2015 में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ISO का काम, मैं आपको दोबारा से उसी स्लाइड पे लेके जाता हूँ। ISO जब एक स्टैंडर्ड बनाता है तो उसके बाद अपना काम रोकता नहीं है, कंटिन्यूसली वो उस पर रिसर्च करता रहता है कि स्टैंडर्ड को मजीद इंप्रूवमेंट किस तरह देनी है। 2008 में लीडरशिप का इतना ज्यादा रोल नहीं था, कोई भी एक बंदा आता था वो ऑडिट करवा लेता था और कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाता था। अब 2015 में लीडरशिप की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। रिस्क असेसमेंट का नाम सुना होगा, रिस्क असेसमेंट भी ऐड हुआ 2015 के स्टैंडर्ड। तो 2008 में ये तमाम चीजें नहीं थी पूरी दुनिया में। जब ये चीजें, और ISO ने खुद भी ये चीज फील की कि लीडरशिप का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है ISO के स्टैंडर्ड। ये कुछ मेजर डिफरेंस थे ISO 9000 और 2015। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। Thank you very much, Fazan. Thank you very much, all the participants. Thank you, Javeria, and thank you all of you for allocating the time for this. And hopefully, inshallah ताला, कि आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। Thank you so much. Thank you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।